नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रियंका चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आपको जो भौतिक भूगोल का जो हमारा पेपर है फर्स्ट ईयर का, उसी के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो जानने के जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो साधन थे या स्रोत थे, उन्हीं के विषय में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। उसी के अंतर्गत जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के जो प्रत्यक्ष स्रोत थे, उसमें थे ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप विज्ञान। उसमें हमने भूकंप विज्ञान के विषय में एक इंट्रोडक्शन करवाया था, मगर विस्तार पूर्वक अध्ययन हम जो भूकंप विज्ञान का है और भूकंप विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के जो स्रोत हैं, उनमें प्रमुख हैं भूकंपीय लहरें। उनका अध्ययन इस क्लास में करेंगे। उसके पश्चात हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो आधुनिकतम मत है, जो भूकंपीय लहरों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को किन भागों में बांटा है, उसका अध्ययन भी आज की क्लास में करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं हम सर्वप्रथम भूकंपीय लहरों के प्रकार या तरंगों के प्रकार। हमने ये जाना था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का जो प्रत्यक्ष साधन है वो हैं भूकंप। और भूकंप की जो लहरें हैं वो हम प्रत्यक्ष रूप से पता नहीं कर सकते, मगर वो एक प्राकृतिक साधन है। हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम ये देखते हैं कि भूकंप जहाँ से प्रारंभ होता है, उस स्थान को भूकंप की उत्पत्ति केंद्र अथवा भूकंप मूल कहते हैं। और जिससे यह सभी जहाँ पे इसका जो लहरों का जो सर्वप्रथम ज्ञान होता है, वो कहलाता है अधिकेंद्र या एपिसेंटर, जो भूकंप मूल के 90 डिग्री पर होता है। हम भूकंपीय लहरों को अगर देखेंगे तो जो भूकंप आने पर जो लहरें, भूकंप अपने स्थान पर आरंभ होता है भूकंप मूल से, तो उसके जो भूकंप मूल से है वो 3 प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं। वो हैं प्राथमिक तरंगे, जिसे हम पी तरंगे भी कहते हैं, द्वितीयक तरंगे जिसे हम एस तरंगे भी कहते हैं, और एल तरंगे जिसे हम एल वेव्स भी कहते हैं। प्राथमिक तरंगे जो होती हैं उन्हें पी तरंगे भी कहा जाता है। यह ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, क्योंकि इनमें संचरण तथा कणों का दोलन जो है वो एक ही दिशा में होता है, इसीलिए इन्हें अनुदैर्ध्य या लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। जैसे देखिए इस चित्र में कि जो पी तरंगे हैं वो प्रवाहित होती हैं। हम देखते हैं कि इसकी जो पी तरंगे होती हैं, इनकी जो औसत गति होती है वो 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इनके अणुओं का जो कंपन है वो तरंगों की दिशा में आगे पीछे होता रहता है, परंतु ये अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहलाती हैं। ये जो पी प्रकार जो तरंगे हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रकार से पार हो जाती है, किंतु इनका जो वेग है वो सबसे अधिकतम जो होता है वो ठोस पदार्थ में होता है, और गैस में इनका जो वेग होता है वो न्यूनतम होता है। इनकी जो गति होती है वो सभी तरंगों में अधिक होती है, जिस कारण ये तरंगे किसी भी स्थान पर पहले पहुंचती है। ये ठोस, तरल और गैसीय तीनों माध्यमों से गुजर सकती है। दूसरी जो तरंगे हैं भूकंपीय तरंगे, उसे द्वितीयक तरंगे जिसे हम एस तरंग भी कहते हैं, इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। इन तरंगों का संचरण जो है इन तरंगों की जो संचरण दिशा है तथा कणों की दोलन की दिशा है वो एक दूसरे के समकोण होने के कारण यह अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। द्वितीयक जो तरंगे हैं वो प्रकाश तरंगों के समान होती है, और इनकी जो औसत गति है वो 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये प्राथमिक तरंगों की तुलना में अधिक क्षतिकारक होती है। तीसरी जो भूकंपीय तरंगे हैं जिसे हम एल तरंगे भी कहते हैं, और इन्हें धरातलीय तरंगे सरफेस वेव्स भी कहा जाता है।
इन जो एल तरंग है उसकी खोज HD लव ने की थी, इसलिए इन्हें लव वेव्स भी कहा जाता है। ये तरंगें मुख्यतः धरातल तक ही सीमित हैं। ये ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यम में ही गुजर सकती है। इनकी जो गति होती है वो सबसे कम होती है 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये धरातल पर जो हैं ये जो एल तरंगे सबसे अंत में पहुंचती है। इनका जो भ्रमण पथ होता है वो उत्तल होता है। यह सर्वाधिक विनाशक तरंगे होती हैं। इस प्रकार देखिए कि पी तरंगे, एस तरंगे और धरातलीय तरंगे, इनका जो आयाम है सर्वाधिक होता है। अब हम पढ़ते हैं भूकंप के इन तीनों तरंगों के आधार पर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। भूप्रॉपर्टी, जिसे हम क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर। इस चित्र के माध्यम से हम देखते हैं कि सबसे ऊपरी जो धरातलीय परत है वो क्रस्ट कहलाती है। उसके नीचे जो भाग है वो मेंटल कहलाता है, और जो पृथ्वी का आंतरिक गहराई वाला भाग है, जो अंतरतम वाला भाग है, वो कहलाता है कोर। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं भूप्रॉपर्टी या क्रस्ट। यह पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है जिसकी औसत जो मोटाई है वो 33 किलोमीटर है। इसकी जो मोटाई है वो महाद्वीपों और महासागरों के नीचे भिन्न भिन्न है। इसकी जो मोटाई होती है वो महाद्वीपों पर अधिक और महासागरों पर कम पाई जाती है। क्रस्ट का जो महाद्वीपीय भाग है वो ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ, जबकि महासागरीय भाग जो है वो बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ होता है। भूप्रॉपर्टी या क्रस्ट को 2 भागों में बांटा जाता है, ऊपरी सतह या ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। जैसे कि हम देख सकते हैं कि क्रस्ट का जो ऊपरी भाग है वो ऊपरी क्रस्ट कहलाता है और निचला भाग जो है वो निचली क्रस्ट कहलाता है। ऊपरी सतह जो है, ऊपरी जो क्रस्ट है वो महाद्वीप भागों पर निर्मित है, जिसका जो औसत घनत्व है वो 2.65 है, जबकि निचली जो क्रस्ट है वो महाद्वीपों के नीचे महासागरीय तल पर पाई जाती है, जिसका घनत्व ऊपरी क्रस्ट की तुलना में अधिक होता है और यह घनत्व 3 तक पाया जाता है। महाद्वीपीय पटल की जो संरचना और बनावट है और उत्पत्ति है महासागरीय तल से भिन्न है। क्रस्ट की ये दोनों परतें जो हैं वो एक तरह से सियाल और सीमा, क्योंकि महाद्वीपीय भाग हैं वो सियाल से बने हुए हैं और महाद्वीपीय भाग सियाल से बने हुए हैं और महासागरीय भाग सीमा से बने हुए हैं। दूसरी जो पृथ्वी की आंतरिक परत है वो है मेंटल। क्रस्ट के नीचे का जो मध्यवर्ती परत है उसे मेंटल कहा जाता है। यह मोह असंबद्धता के द्वारा क्रस्ट से अलग होती है। इसकी जो मोटाई है वो लगभग 2900 किलोमीटर है और यह ठोस है। इसमें P और S दोनों प्रकार की तरंगों का तीव्र गति से पारागमन होता है। मेंटल के ऊपरी भाग का घनत्व 3.9 और निचले भाग का घनत्व 5.5 तक होता है। यह अधिक घनत्व वाली कठोर चट्टानों द्वारा निर्मित है और मेंटल के रासायनिक संगठन में भिन्नता होती है, क्योंकि इसे मध्यमंडल और दुर्बलता मंडल द्वारा विभाजित किया जाता है। हम जैसे इस चित्र में देखें कि क्रस्ट के निचले भाग में 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के क्षेत्र में जो है वो मेंटल का विस्तार है, जिसमें से 30 किलोमीटर से 700 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो ऊपरी मेंटल कहलाता है और 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो हमारा निचला मेंटल कहलाता है। जो क्रस्ट है, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को जो भाग अलग करता है वो कहलाती है मोह असंबद्धता। इसी प्रकार निचला जो मेंटल है और जो कोर का भाग है उसको जो
असंबद्धता अलग करती है उसे कहते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। इस प्रकार हम जो तीसरा जो भाग है पृथ्वी का आंतरिक भाग, वो कहलाता है कोर। यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है जिसका विस्तार 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र मतलब 6371 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। गुटेनबर्ग असंबद्धता द्वारा जो कोर है वो मेंटल से अलग होता है। कोर में जो है वो एस तरंगें लुप्त हो जाती है और पी तरंगों का वेग में भी कमी आती है, जिससे पता चलता है कि कोर की बाहरी सीमा तरल अवस्था में है और 5150 किलोमीटर की गहराई पर पी तरंग जो हैं उनके वेग में थोड़ी सी वृद्धि होती है, जिससे पता चलता है कि कोर का जो आंतरिक भाग है वो ठोस है। बाहरी कोर और आंतरिक कोर के मध्य जो असंगति पाई जाती है उसे लेहमान असंबद्धता कहा जाता है। इस प्रकार कोर को भी बाहरी और आंतरिक कोर के रूप में हम विभाजित करते हैं, जिसे हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि 2900 से 6371 किलोमीटर तक कोर का विस्तार है और कोर को भी 2900 से 5100 किलोमीटर तक लेहमान असंबद्धता तक हम बाह्यकोर कहते हैं और आंतरिक भाग 5100 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक का आंतरिक कोर है। हम अगर बाह्यकोर की बात करें तो यहाँ पर घनत्व आंतरिक कोर की अपेक्षा कम पाया जाता है और आंतरिक भाग या आंतरिक कोर का घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है 13.6। और इससे ये भी पता चलता है कि जो आंतरिक कोर है वो ठोस पदार्थों से मिलकर बनी है, निकल और लोहा पदार्थों से, जिसके कारण पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की जो गुण हैं वो पाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर।